हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लेखक की जिसने इंग्लिश लिटरेचर को एक नई दिशा दी, थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी केवल एक ग्रेट नॉवेलिस्ट ही नहीं थे बल्कि एक पावरफुल पोइट भी थे। हार्डी की कहानियां सिर्फ कैरेक्टर्स की नहीं थी बल्कि वे आम इंसानों के स्ट्रगल्स, उनके इमोशंस और डेस्टिनी के कन्फ्लिक्ट्स की गहराई को दिखाती थी। फार फ्रॉम द वेडिंग क्राउड से लेकर टेस ऑफ द डी अर्बेवाइल्स तक हार्डी ने एक ऐसे समाज को दिखाया है, एक ऐसी दुनिया को दिखाया है जो आज भी रीडर्स को अपनी ओर खींचती है। सो लेट्स बिगिन द जर्नी इनटू द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी, द मैन हु रिडिफाइंड इंग्लिश लिटरेचर। थॉमस हार्डी का लाइफ साइकिल रहा था 1840 से लेकर 1928 तक। थॉमस हार्डी को जाना जाता है एज द लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट एंड नॉवेलिस्ट। वो एक पोइट भी थे और एक नॉवेलिस्ट भी थे और वो विक्टोरियन के लास्ट ग्रेट पोइट और नॉवेलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म हुआ था 2 जून 1840 को। जगह का नाम था स्टिन्सफोर्ड, डोरसेट, इंग्लैंड में। फादर का नाम था थॉमस हार्डी। ये एक स्टोन मैसन थे, एक म्यूजिक लवर थे, सिंगर थे और वायलिनिस्ट थे। उनके जो फादर थे उनका भी नाम थॉमस हार्डी ही था। वो एक स्टोन मैसन थे, वो म्यूजिक लवर भी थे, सिंगर भी थे और वायलिनिस्ट भी थे, वो वायलिन भी बजाते थे। मदर जेमिना, ये एक पायस लेडी थी, फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड वेल एजुकेटेड। इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और ये वेल एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी महिला थी और बहुत ही पायस लेडी थी। व्हेन थॉमस हार्डी वाज बोर्न, तो जब थॉमस हार्डी का जन्म हुआ ना था तो डॉक्टर ने ना उनको डिक्लेयर कर दिया था कि ये डेड हैं। लेकिन फिर जो फैमिली नर्स थी उन्होंने उनको स्लैप किया तो वापस उनको सांस आ गई थी। तो थॉमस हार्डी का जब जन्म हुआ था तो डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उनकी फैमिली नर्स ने उनको स्लैप किया तो उनको वापस से सांस आ गई थी, वो जिंदा हो गए थे। हार्डली ने अपने फादर से क्या प्राप्त किया? लव ऑफ म्यूजिक, क्योंकि वो म्यूजिक से प्यार करते थे। और मदर क्या थी उनकी? वो बहुत ही पढ़ी लिखी थी, वो रीडिंग का शौक रखती थी। तो लव ऑफ बुक्स ये उन्हें अपनी माँ से मिला और लव ऑफ म्यूजिक उन्हें अपने फादर से मिला। जैसे हम इनहेरिट करते हैं ना किसी चीज को, विरासत में जो मिलती है चीज हमें, तो वो चीज इनको अपने फादर से लव ऑफ म्यूजिक और मदर से लव ऑफ बुक्स मिला। एट द एज ऑफ 8, जब वो 8 साल के थे तो वो पहले स्कूल में गए। कहाँ पर? बोक एम्पटन पर। बोक एम्पटन में एक स्कूल था, वहां पर उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। 1860 में वो एक स्टूडेंट बने थे मॉडर्न लैंग्वेज एट किंग्स कॉलेज में मॉडर्न लैंग्वेजेस के वो स्टूडेंट बने थे। एट द सेम टाइम और इसी समय ही उन्होंने स्टडी की थी मॉडर्न गोथिक आर्किटेक्चर को अंडर सर ऑथर ब्लूमफील्ड के गाइडेंस में। गोथिक के बारे में आपने सुना भी होगा। गोथिक जो है नॉवेल्स भी होते थे, और गोथिक नॉवेल्स क्या होते थे इन सब की डिटेल्स इन पर जो है मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। नॉवेल्स के हर तरह के प्रकार, किस किस तरह के नॉवेल्स होते थे, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, पेस्टोरल नॉवेल्स, गोथिक नॉवेल्स, आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको डिटेल्स में गोथिक नॉवेल्स क्या होते थे उनके बारे में पता चल जाएगा। 1862 में जब वो 22 साल के थे, ही लेफ्ट फॉर लंदन, तो वो लंदन के लिए चले गए थे। और 1863 में उन्हें मेडल मिला था ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स फॉर एन एसे। उन्होंने एक ऐसे लिखा था ऑन कलर्ड ब्रिक एंड टेराकोटा आर्किटेक्चर, तो इसके लिए उन्हें क्या मिला था? उन्हें एक मेडल मिला था। 1865 में उनका एक अनसाइंड आर्टिकल्स होता है जिसमें मतलब उनके साइन नहीं थे, उनका नाम नहीं था। हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस, ये पब्लिश हुआ था, ये उनका एक आर्टिकल था। हार्डली ट्राइड हिज हैंड एट पोएट्री इन द बिगिनिंग। शुरुआत में क्या किया? उन्होंने पोएट्री लिखी। ऑफ हिज करियर, अपने करियर के शुरुआत में उन्होंने पोएट्री लिखना शुरू किया, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेटर, बाद में, ही बिकेम वेरी सक्सेसफुल एज ए नॉवेलिस्ट वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे। उनकी पोएट्री को पसंद नहीं किया गया था, लेकिन उनके नॉवेल्स को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और वो एक सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट बने थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, लेकिन अपने करियर के एंड में, ही वंस अगेन बिकेम ए पोएट, वो फिर से एक पोएट बन गए थे। तो वो पोएट क्यों बने थे? क्योंकि उनका एक नॉवेल आया था ज्यूड द ऑब्सक्योर, और ज्यूड द ऑब्सक्योर की बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी। इतनी ज्यादा आलोचना हुई थी कि उन्होंने नॉवेल लिखना ही छोड़ दिया था और वो फिर से जो है पोएट बन गए थे, फिर से वो पोएट्री लिखने लगे थे।
हार्डी रोट हिज फर्स्ट नॉवल, हार्डी ने जो अपना पहला नॉवल लिखा था, द पुअर मैन एंड द लेडी। उनका पहला नॉवल क्या था? द पुअर मैन एंड द लेडी। हालांकि ये कभी पब्लिश नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इट वाज एग्जामिन्ड, इसको एग्जामिन किया गया था बाय जॉर्ज मेरेडिथ, जॉर्ज मेरेडिथ के द्वारा। जॉर्ज मेरेडिथ ने जो है इसको पढ़ा था, इसको समझा था, इस पर ध्यान दिया था, लेकिन उन्होंने क्या एडवाइस किया हार्डी को कि नॉट टू गेट इट पब्लिश्ड, कि इसको पब्लिश ना किया जाए, क्योंकि उन्हें वो अच्छा नहीं लगा था। एंड सजेस्टेड, और उन्होंने सजेस्ट किया री राइटिंग इट, कि इसको तुम दोबारा लिखो विद अ बेटर प्लॉट, किसी अच्छे प्लॉट के साथ। तो जॉर्ज को वो पसंद नहीं आया था और उन्होंने मना कर दिया कि तुम इसको पब्लिश मत कराओ, बल्कि इसको किसी अच्छे प्लॉट के साथ लिखो। सो इट वॉज नेवर पब्लिश्ड, इसीलिए ये कभी पब्लिश ही नहीं हो पाया। हार्डी मेट एंड फेल इन लव, ये इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में है। तो 1870 में वो एक लड़की से मिलते हैं और उससे प्यार करने लगते हैं, जिसका नाम था एमा लेवेनी गिफोर्ड, और उनसे वो शादी भी कर लेते हैं केंसिंगटन में इन 1874 में। लेकिन उसकी डेथ हो जाती है 1912 में, 1912 ईस्वी में उस लड़की की डेथ हो जाती है। और हार्डी एक पोएम भी लिखते हैं, जो अपनी जो उन्होंने पोएम लिखी थी 1912 और 13 का जो उनका कलेक्शन आया था, रिफ्लेक्ट हिज ग्रीफ आफ्टर एमा's डेथ। तो उसमें उन्होंने एमा की डेथ पर ही ग्रीफ, अपना दुख जो है प्रकट किया था। उनकी पोएम्स में हमें उनकी वाइफ के डेथ के बारे में, उनकी वाइफ के डेथ के बाद जो उनका दुख था वो दिखाई देता है। 1914, 2 years लेटर, और 2 साल बाद, हार्डी मैरिड हिज सेक्रेटरी, हार्डी ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली थी। सेक्रेटरी का क्या नाम था? फ्लोरेंस एमिली डगडेल। और ये जो उनकी सेक्रेटरी थी ना, ये उनसे 40 years यंगर थी, यानी कि 40 साल छोटी थी। बट ही लिव्ड हैप्पीली विद हर, लेकिन ये उसके साथ खुश रहे। 1892 में इनके फादर की भी डेथ हो गई थी। और 1898 में दिसंबर में हार्डी ने अपना पहली जो बुक थी ऑफ वर्ड्स, पोएम्स की जो पहली बुक्स थी, वेसिक्स पोएम्स, ये पब्लिश कराई थी। वेसिक्स पोएम्स, वेसिक्स के बारे में, वेसिक्स जो है ये इनका एक, इन्होंने एक इमेजनरी प्लेस लिया था और इनके नॉवेल्स ज्यादातर इसी वेसिक्स पर बेस्ड होते थे, इन्हीं को जो है वो प्लेस रखते थे। 1910 में, 1910 में वो रिसीव करते हैं द ऑर्डर ऑफ मेरिट, और ही वॉज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर में नोबेल प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट भी किया गया था। 1927 दिसंबर, हार्डी फेल इल विद पेलिसरी, हार्डी को जो है बीमार हो जाते हैं वो, और 11 जनवरी 1928 को हार्डी की डेथ हो जाती है। लिटरेरी करियर की अगर हम बात करें तो हार्डी ने अपना जो लिटरेरी करियर स्टार्ट किया था वो एज ए पोइट स्टार्ट किया था, लेकिन उन्हें सक्सेस किस में मिली थी? एज ए नॉवेलिस्ट, नॉवेल के रूप में उन्हें सक्सेस मिली। और उन्होंने अपने जो नॉवेल्स है ना, और कलेक्टेड जो शॉर्ट स्टोरीज है, उनको 3 क्लास में बांटा था, उनको उन्होंने 3 भागों में बांटा था, 3 क्लासेस उन्हें दी थी। नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट, रोमांसेस एंड फैंटेसीज, और नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी। तो ये 3 पार्ट्स जो है उन्होंने अपने नॉवेल्स के, अपने शॉर्ट स्टोरीज को इन 3 पार्ट्स में उन्होंने रखा था। हार्डी इज आल्सो नोन एज द नॉवेलिस्ट ऑफ द वेसिक्स रीजन। तो हार्डी को कहा जाता है द नॉवेलिस्ट ऑफ द वेसिक्स रीजन। वेसिक्स उन्होंने एक सेमी फिक्शनल रीजन बनाया था अपने नॉवेल्स पर, जिनका उनके जो नॉवेल्स में जो प्लेस होता था वो मोस्टली वेसिक्स ही होता था। तो ये किस पर बेस्ड था? ये रूरल साउथ वेस्ट इंग्लैंड पर बेस्ड था। जो साउथ वेस्ट इंग्लैंड है उसमें एक रूरल, एक गांव था वेसिक्स के नाम से, तो उस पर उन्होंने सेमी फिक्शनल, मतलब पूर्ण रूप से काल्पनिक नहीं, हाफ काल्पनिक, आधा काल्पनिक, उन्होंने ये एक रीजन रखा था वेसिक्स। थॉमस हार्डी बिलीव्स, इनके जो थॉमस हार्डी के जो बिलीव्स हैं और उनके जो वर्क्स हैं, तो हार्डी का जो फेथ था ना, धर्म में, रिलीजन में, वो क्या था? वो एक मिक्सचर था, किसका? एग्नोस्टिज्म और स्पिरिटिज्म का। एग्नोस्टिज्म क्या होता है? एग्नोस्टिज्म का मतलब हिंदी अर्थ होगा अज्ञेयवाद। ये जो एग्नोस्टिक को मानते हैं ना, जो जिनको हम एग्नोस्टिक कहते हैं, वो ना तो नास्तिक होते हैं और ना ही आस्तिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति से इनका अर्थ होता है जो न तो किसी ईश्वर के सिद्धांत में विश्वास करता है और न ही अविश्वास करता है। तो उनका ये मिक्सचर था, स्पिरिटिज्म भी थी उनके अंदर और थोड़ा सा एग्नोस्टिज्म भी था। हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ इज ऑफन कंसिडर्ड पेसिमिस्टिक, और उनकी जो फिलोसफी ऑफ लाइफ थी वो क्या थी? वो पेसिमिस्टिक थी, यानी कि निराशावाद थी। आप जितने भी उनके नॉवेल्स देखोगे उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, वो हमेशा दुखी, जो है उनको दुखी रहता है, वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। आप द मेयर ऑफ कैस्टरीज देख लीजिए, उसमें जो मेयर बनते हैं वो माइकल हैंचर्ड, वो अपने पूरे जीवन में दुखी ही रहते हैं।
और टेस ऑफ द डी अर्बेवल्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक दुखद नॉवेल है उनका। टेस को शायद कभी खुशियाँ मिल ही नहीं पाती। तो ये जो नॉवेल्स हैं उनके रहे हैं, ये ज़्यादातर पेसिमिस्टिक ही रहे हैं। आफ्टर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉर्ज मेरेडिथ से इन्फ्लुएंस हुए थे, हार्डी ने लिखा था डेस्परेट रेमेडीज जो है हार्डी ने लिखा था। अब क्लासिफिकेशन बाय एजी रिकेट, हार्डीज नॉवेल आर क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स। तो हार्डी के जो नॉवेल थे उनको क्लासिफाइड किया था एजी रिकेट ने 4 भागों में। 4 जो है उनको नाम दिए थे, पेस्टोरल ट्रेजेडीज, पर्सनल कॉमेडीज, पेस्टोरल रोमांसेस और पेस्टोरल एक्स्ट्रावेजेंस। तो ये 4 जो है उन्होंने 4 भागों में उनके नॉवेल्स को बांटा था। हार्डी को एक रीजनल नॉवेलिस्ट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक रीजन वेसेक्स को जो है डिस्क्राइब किया था। और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, तो सबसे पहला जो वर्क उनका पब्लिश हुआ था 1865 में, ये एक शॉर्ट स्टोरी थी, हाउ आई बिल्ट माई हाउस, जो कि अनसाइंड था, इन पर इसका नाम, इनका जो नाम नहीं था। फर्स्ट नॉवेल 1868 में आया था, द पुअर मैन एंड द लेडी, लेकिन कभी ये पब्लिश नहीं हुआ था। इन्होंने लिखा था ये, लेकिन ये पब्लिश नहीं हो पाया था। और जो उनका सबसे पहला पब्लिश नॉवेल था वो था डेस्परेट रेमेडीज, लेकिन ये भी एनोनिमसली पब्लिश हुआ था, यानी कि इस पर राइटर का नाम नहीं था। और जो फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री थी इनकी, वो थी वेसेक्स पोयम 1898 में। और जो फर्स्ट नॉवेल जिस पर इनका नाम था, जो नाम से पब्लिश हुआ, डेट वाज अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। फार फ्रॉम द मैडिंग ग्राउंड 1874 में आया था, और इन्होंने ही जो है फिक्शनल रीजन ऑफ वेसेक्स को इंट्रोड्यूस किया था। फार फ्रॉम द मैडिंग ग्राउंड में इन्होंने ये वेसेक्स को इंट्रोड्यूस किया था, विच बिकेम सेंट्रल ऑफ हिज लेटर वर्क्स। और बाद के जितने भी इन्होंने वर्क्स किए हैं, बाद के जितने भी इन्होंने नॉवेल्स वगैरह लिखे हैं, उनमें ये सेंट्रल एक प्लेस बन गया था। जूड द ऑब्सक्योर 1895 में आया था, हैसली क्रिटिसाइज्ड, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था फॉर इट्स थीम, इसकी थीम के लिए। आफ्टर दिस, और इसके बाद हार्डी एबेंडन नॉवेल, हार्डी ने क्या किया, नॉवेल्स लिखना छोड़ दिया, नॉवेल राइटिंग छोड़ दी, एंड डिवोटेड हिमसेल्फ टू पोएट्री, और वो फिर से पोएट्री की ओर मुड़ गए। इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें उनकी, तो सबसे पहले हम पोएट्री पर चलते हैं। तो पोएट्री में उन्होंने सबसे पहले वेसेक्स पोएम लिखी थी, और अदर वर्सेस, वेसेक्स पोएम एंड अदर वर्सेस ये 1898 में लिखी थी। इसके बाद वो नॉवेल्स लिखने लगे थे। फिर जब जूड द ऑब्सक्योर की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी, तो उन्होंने फिर से पोएट्री लिखनी शुरू की, और उन्होंने लिखी पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट 1901 में आई थी, टाइम्स, लाफिंग स्टॉक्स एंड अदर पोएम्स 1909, सैटायर ऑफ सर्कमस्टेंसेस 1914, अ मूवमेंट ऑफ विजन 1917, कलेक्टेड पोएम्स 1919। हालांकि उनकी पोएम्स इतनी फेमस नहीं हुई थी। शॉर्ट स्टोरी उनकी आई थी, हाउ आई बिल्ट माई हाउस 1865 में, वेसेक्स टेल 1888 में, और लाइफ्स लिटिल आयरनीज ये 1894 में आई थी। उन्होंने ड्रामा भी लिखा था, द डायनेस्टिस 1904-1908। ये एक वास्ट ड्रामा था जिसमें नेपोलियन जो वार था उसके ऊपर लिखा गया था, नेपोलियनिक वार के ऊपर, और ये 3 पार्ट में डिवाइड था। ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, ये एक क्लोजेट ड्रामा है, और ये 1910 में पब्लिश हुआ था। लिखा ये 1904 से 1908 के बीच में गया था, पब्लिश ये 1910 में हुआ था, और ये क्लोजेट ड्रामा है। क्लोजेट ड्रामा के बारे में आपको पता होगा, वो ड्रामा जो स्टेज पर परफॉर्म्स नहीं किए जाते। बाकी इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप ड्रामा वाली जो है सीरीज वो देख सकते हैं, उसमें हर तरह के ड्रामाज को मैंने उसका मतलब डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया है, डिटेल्ड में आपको मिल जाएंगे कि कौन से ड्रामे होते हैं, किस तरह के ड्रामाज होते हैं, वो सब। नॉवेल्स, अब हम नॉवेल्स की बात करें तो डेस्परेट रेमेडीज ये सबसे पहला पब्लिश नॉवेल है। ये इशू जो है एनोनिमसली हुआ था, यानी कि इस पर राइटर का नाम नहीं था, और ये टिंसले ब्रदर ने पब्लिश किया था। ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ये करता है नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी को। अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872 में आया था। ये एक रूरल नॉवेल था, और इसका सबटाइटल था अ पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। ये कंसीडर द फर्स्ट वेसेक्स नॉवेल, पहला वेसेक्स नॉवेल जो है इसको कंसीडर किया जाता है। पेस्टोरल नॉवेल भी इसको कहा जाता है, और इसका जो टाइटल लिया गया था वो एक सॉन्ग, शेक्सपियर की एक ड्रामा है एज यू लाइक इट, इसका एक सॉन्ग था अंडर द ग्रीनवुड ट्री, तो वहाँ से इसका टाइटल इन्होंने बोरो किया था। ये जो इनका नॉवेल था ये सेट था मेलस्टॉक विलेज में, और मेलस्टॉक विलेज में ये 2 जो लवर्स थे, डिक ड्यू और फैंसी डे, ये 2 लवर थे जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं इस नॉवेल के दौरान, लेकिन लास्ट टाइम में उनकी शादी हो जाती है।
और एक और कैरेक्टर था इसमें, जो मेन कैरेक्टर था, दैट इज विकार, मिस्टर मेबोल्ड। ये भी जो है फैंसी में इंटरेस्ट दिखाता है। तो ये जो है इस अंडर द ग्रीनवुड ट्री के मेन कैरेक्टर थे, डिक ड्यू, फैंसी और विकार, मिस्टर मेबोल्ड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये 1874 में आया था। ये एक पेस्टोरल नॉवेल था। ये पेस्टोरल नॉवेल था। इसका जो टाइटल था वो थॉमस ग्रे के एन एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड से लिया गया था। एन एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसमें एक लाइन है फार फ्रॉम द मैडिंग ग्राउंड, तो यहाँ से इसका ये टाइटल लिया गया था। ये एनोनिमसली आया था मंथली सीरियल कॉर्निल मैगजीन में, और इसने जो है जो फिक्शनल लैंड थी वेसिक्स, उसको इंट्रोड्यूस कराया था। इसके जो मेन कैरेक्टर है वो एक तो गारबेरियल ओक है, एक बादशेबा है, और एक टोरी है, और एक फैनी है जो मेन कैरेक्टर है। इसमें क्या होता है कि जो टोरी है वो फैनी से प्यार करता है, लेकिन वो फैनी को छोड़कर चला जाता है, और फैनी बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। जो फैनी थी वो एक मेड सर्वेंट थी बादशेबा की। टोरी जब आता है और तो वो बादशेबा से प्यार करने लगता है, उसका दिल जीतने की कोशिश करता है और उससे शादी भी कर लेता है। लेकिन जब टोरी को पता चलता है फैनी की डेथ के बारे में, उसकी ट्रेजिक डेथ के बारे में, तो वो वहां से चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो वापस आता है, और बादशेबा जो है उसको शूट कर देती है, और टोरी जो है वहीं पर मर जाता है। और लास्ट में जो गार्बेरियल था, गार्बेरियल ओक, जो कि एक शेफर्ड था, वो बादशेबा से शादी करता है। नेक्स्ट नॉवेल है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, 1873 में आया था। पहला नॉवेल था जिसमें कि थॉमस हार्डी का नाम इंक्लूड था। इसकी जो सेटिंग थी वो नॉर्थर्न कोस्ट में थी, नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ कॉर्नवेल। तो इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी कहानी में एक स्टीफन होता है जो कि एक यंग आर्किटेक्ट है, और ये एक एम्बिशियस बॉय है। ये एक मैशन का बेटा है, और ये प्यार करने लगता है एक लड़की एल्फ्रिस से। एल्फ्रिस जिसकी की नीली आंखें हैं, और एल्फ्रिस विकार की बेटी है। जब विकार को पता चलता है कि स्टीफन जो और एल्फ्रिस जो आपस में प्यार करते हैं, तो वो एल्फ्रिस को स्टीफन से मिलने से रोकता है, लेकिन एल्फ्रिस और स्टीफन दोनों भाग जाते हैं। लेकिन वो शादी नहीं कर पाते, क्योंकि जो एल्फ्रिस का माइंड था ना, वो मतलब घूमता रहता था। वो कभी हाँ करती थी, कभी ना करती थी, तो वो कंफ्यूज थी, इसलिए वो दोनों शादी नहीं कर पाते। वो वापस जो है आ जाती है एल्फ्रिस, और स्टीफन बाहर चला जाता है जॉब करने के लिए। इसके बाद एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, डेट इज हेनरी नाइट। ये स्टीफन का फ्रेंड है, और एक रिलेटिव है एल्फ्रिस की स्टेप मदर का। तो ये एल्फ्रिस से मिलता है, और ये एल्फ्रिस ने एक बार इसकी जान बचाई थी, तो दोनों ये एंगेज्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी एक औरत हेनरी को बताती है कि स्टीफन के साथ जो है एल्फ्रिस भाग गई थी, तो ये अपनी शादी उससे तोड़ देता है। वो एल्फ्रिस को रिजेक्ट कर देता है, इसीलिए जो एल्फ्रिस है वो एक तीसरे व्यक्ति लॉर्ड ल्यूसेलेन से शादी कर लेती है। अब जब लास्ट में हम देखते हैं कि स्टीफन और हेनरी मिलते हैं, और वो दोनों उन दोनों को नहीं पता एल्फ्रिस की शादी के बारे में, और वो दोनों एक ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, और उसी ट्रेन के एक डब्बे में एल्फ्रिस की डेड बॉडी जा रही होती है। तो ये कहानी अ पेयर ऑफ ब्लू आइज की है। नेक्स्ट हमारा नॉवेल है द हैंड ऑफ एथिलबर्टा। ये एक कॉमेडी है, एक कॉमेडी इन चैप्टर, सबटाइटल है इसका एक कॉमेडी इन चैप्टर्स। 1896 सॉरी 1876, ये 1876 में आई थी। इसमें जो एथिलबर्टा है, ये डॉटर है एक बटलर की, जिसका नाम था चिक्रेल, और एक एम्बिशियस लेडी है, बहुत ही एम्बिशियस लेडी है। ये शादी करती है एक घर में, ये गवर्नेंस का काम करती है, और उसी गवर्नेंस के बेटे से ये शादी करती है। लेकिन जब ये केवल 21 ही साल की थी, तो ये विडो हो जाती है। उसके बाद इसे काफ़ी जो बॉयज़ हैं वो अप्रोच करते हैं शादी के लिए, मिस्टर जूलन, मिस्टर ने, मिस्टर लेडीवेल, मिस्टर माउंट क्लेरी, लेकिन ये किसी को भी हाँ नहीं करती, किसी से भी शादी नहीं करती। नेक्स्ट है द रिटर्न ऑफ नेटिव, 1878 में ये आया था, और ये सबसे पहले अपेयर्ड हुआ था बालग्रेविया मैगजीन में। फेस्ड इनिशियल रिजेक्शंस ड्यू टू इट्स कंट्रोवर्शियल थीम, इसकी जो थीम थी बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी, और इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया था। इसको पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा था, लेकिन बाद में ये पब्लिश हो गया था। इसकी सेटिंग जो थी वो एडगन हीथ में थी,
और इसके जो मेन कैरेक्टर थे डेमन वाइल्डिव, और डेमन जो था ये दो औरतों से प्यार करता है, दो लेडी से प्यार करता है, थॉमसन और यूस्टेसिया। इसमें जो यूस्टेसिया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है लेकिन बहुत ही शेल्फिश होती है, और यूस्टेसिया जो है एडगन हीथ से नफरत करती है, यानी कि एडगन हीथ जिस प्लेस पे वो रहती है वो उससे नफरत करती है, वो वहाँ पर नहीं रहना चाहती, वो वहाँ से मतलब वहाँ से चली जाना चाहती है। तो डेमन की शादी हो जाती है थॉमसन से, और तभी एक और जो है डायमंड मर्चेंट जो पेरिस से है और वो कजन है थॉमसन का, वो पेरिस से एडगन हीथ आता है, उसका नाम था क्लाइम योब्राइट। अब क्लाइम योब्राइट जो है यूस्टेसिया से मिलता है तो उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, लेकिन अब जो क्लाइम था ये वापस नहीं जाना चाहता, ये वहीं पर जो है स्कूल मास्टर बनकर वहाँ के बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जबकि जो यूस्टेसिया थी वो चाहती थी कि वो इस जगह से निकल जाए, और उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था एडगन हीथ से निकलने का, और वो था क्लाइम कि किसी तरह वो क्लाइम से मतलब शादी कर ले और वो यहाँ से चली जाए। लेकिन क्लाइम अब जब से वो एडगन हीथ में आया था तो वो अपना जो ज़्यादातर टाइम था वो स्टडीज़ में ही जो है दिया करता था, और वो अपना करियर एक स्कूल टीचर के रूप में बनाना चाहता था। तो ये कहानी है द रिटर्न ऑफ द नेटिव की। द ट्रम्पेट मेजर ये 1880 में आया था। ये हार्डी का एक मात्र हिस्टोरिकल नॉवेल है, और ये सेट है वेमाउथ में ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार्स। जब नेपोलियन का जो वार हुआ था तो उस दौरान ये लिखा गया था, उस दौरान की ये कहानी बताता है। फिर आता है इसका एक और नॉवेल एडिल ए लेडोसियन 1881 में, जिसका सबटाइटल था द कैसल ऑफ द डी सेंटिसी। ये एक स्टोरी ऑफ टुडे और ए स्टोरी ऑफ टुडे, ये इसका जो है सबटाइटल है, द कैसल ऑफ द डी सेंटिसी और स्टोरी ऑफ टुडे। फिर आता है टू ओन ए टावर 1882 में। ये फ्यूजन है रोमांस एंड फैंटेसी का, ये एक एपिग्राफ से स्टार्ट होता है, ये ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नॉवेल नहीं है। देन द मेयर ऑफ कैस्टविस 1886, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा नॉवेल 1886, जिसका सबटाइटल था द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर। ये एक ट्रेजिक मास्टरपीस था। माइकल हैंचार्ड की कहानी है इसमें, जो कि अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को 5 गिनी में बेच देता है, और फिर किस तरह से जो है उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, किस तरह से वो मेयर बनता है, उसकी वाइफ वापस आती है और उसकी लाइफ में फिर उथल-पुथल मच जाती है। तो ये सब कहानी दिखाई गई है द मेयर ऑफ कैस्टविस में। इसकी वीडियो मैंने अभी रिसेंटली में ही बनाई है, पूरा नॉवेल मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, हर कैरेक्टर को, हर पॉइंट को। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जो है इसकी स्टोरी है। और ये द मेयर ऑफ कैस्टविस एलटी ग्रेड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये उनका ट्रेजिक मास्टरपीस है। देन उनका नॉवेल आता है द वुडलैंडर्स 1887 में, और इसका जो सीन है वो सेट है लिटिल हिंटॉक में, एक स्मॉल वुडलैंड विलेज डीप इन द वुड ऑफ डॉर्सेट। ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है द वुडलैंडर्स। फिर उनका एक और मास्टरपीस आता है एंड दैट इज टेस ऑफ द डी अर्बेवाइल्स, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा नॉवेल उनका मास्टरपीस है ये हार्डी का। ये रूरल इंग्लैंड में सेट है और इसका सबटाइटल है अ पुअर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। इसमें एक फेमस हार्डी की एक लाइन है जो स्ट्राइक करती है, दैट इज गॉड इज नॉट इन हिज हेवन, ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड, कि भगवान अपने घर पर नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, और संसार के साथ सब गलत हो रहा है। ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन जो है ये रिवर्स है या अपोजिट है रॉबर्ट ब्राउनिंग के एक लाइन के। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा था अपनी पाइपा पासिस में कि गॉड इज इन हिज हेवन, कि गॉड जो है अपने घर पर है, ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, और संसार के साथ सब कुछ सही हो रहा है। तो इसके अपोजिट थॉमस हार्डी ने लिखा था कि गॉड इज नॉट इन हिज हेवन, ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नॉवेल है टेस ऑफ द डी अर्बेवाइल्स। ये मतलब ये कहानी हमें दिखाता है टेस की, जिसका कि रेप होता है और वो बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करती है अपनी लाइफ में बहुत ही छोटी सी उम्र में। वो एक इंसान से प्यार करते हैं, डेट्स नेम इज़ एंजल। वो उससे शादी करने में तो सक्सेस हो जाती है, लेकिन सबसे लास्ट में लेकिन एंजल उसे छोड़कर चला जाता है पहले तो, जब उसकी पास्ट के बारे में पता चलता है। मतलब टेस का जो है पहले रेप होता है, फिर वो एंजल से शादी करती है। वो एंजल को हालाँकि पहले एक लेटर लिखकर बता देती है अपने रेप के बारे में, लेकिन वो लेटर एंजल को नहीं मिलता।
बाद में जब उसको पता चलता है तो वो टेस को छोड़कर चला जाता है। टेस को एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो सोरो रखती है और वो होते ही मर जाता है। तो ये बहुत ही मतलब ट्रेजिक स्टोरी है। और बाद में जो टेस है वो अपने रेपिस्ट को मार देती है और उसके बाद उसको फांसी की सजा होती है। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है इसकी, टेस ऑफ द डी अर्बेविल्स की। इस पर जल्दी ही मैं एक वीडियो लाऊंगी। नेक्स्ट द वेल बिलव्ड 1892 में, ये आइल ऑफ सिंगर्स पोर्टलैंड में सेट है। जोसेलिन पास्टिन ये पोर्ट्रेट एज एन आइलैंडर, तो इसको जो है एक आइलैंडर दिखाया गया है। जूट द ऑब्सक्योर 1895 में लास्ट कंप्लीट नॉवेल है ये हार्डी का, और इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी, क्रिटिसाइज किया गया था इसकी थीम के लिए। ये कंसर्न करता है विद द इशू ऑफ क्लास, एजुकेशन, रिलीजन और मैरिज को। एक्सपोजेज द ट्रेजिक कन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्लैश एंड स्प्रिट, ये फ्लैश और स्प्रिट के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है, जो ट्रेजिक कन्फ्लिक्ट है, उसको एक्सपोज करता है। और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज जो इसको किया गया था, जिससे कि हार्डी ने नॉवेल लिखना ही छोड़ दिया था और वो बिल्कुल पोएट्री पर मुड़ गए थे। तो ये थी थॉमस हार्डी की बायोग्राफी और उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क।